और इस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ब्लॉक में देखिए 17, 18 और 19 आता है। तो 17 क्या हो जाएगा, 18 और 19 के लिए बेसिकली ये सीरियल नंबर का काम करता है, ठीक है ना। तो सीरियल नंबर या रेफरेंस नंबर आपको डालना है। क्या बोलता है, असाइन ए क्रॉस रेफरेंस नंबर टू ऑल एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड बट नॉट लिमिटेड टू प्रोसेस फ्लो डायग्राम, नंबर ब्लूप्रिंट, एफएमई, ड्राइंग, अदर विजुअल स्टैंडर्ड्स इफ रिक्वायर्ड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो नंबर जो रहेंगे प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के रेफरेंस नंबर यहां पर आ जाएंगे। यानी कि प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम यहां पर लिखने वाले हैं, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक लिखने वाले हैं, उसका रिलेवेंट कुछ नंबर जो रहेगा, रेफरेंस नंबर जो रहेगा आपको लिखना है, तो यहां पर लिख सकते हैं। वो कहां से आया, किसी ड्राइंग से आया, एफएमए से आया हुआ है, किसी स्टैंडर्ड से आया हुआ है, फ्लोचार्ट से आया हुआ है, वो रेफरेंस नंबर आप यहां पर डाल सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अलॉन्ग विद सीरियल नंबर चाहे तो सीरियल नंबर डाल सकते हैं, वैसे रेफरेंस नंबर ज्यादा रिलेवेंट रहता है। नेक्स्ट हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक पहले है 18 में और 19 में आ गया प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, तो दोस्तों प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रोडक्ट के वो फीचर्स होते हैं जो कि आप प्रोडक्ट में ही चेक कर सकते हैं, और ऑपरेशन होने के दौरान में, ऑपरेशन होने के बाद में भी आप प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतर क्या है, अगर मैं मोटा मोटी तौर पर बताऊं तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रोडक्ट का जो डायमेंशंस होते हैं, जो लेंथ हो गया, ओडी हो गया, फिनिश हो गया, ये सारे जो होते हैं, विड्थ हो गया, होल डाया हो गया, बोर्ड आया हो गया, वगैरह वगैरह, थिकनेस हो गया, रेडियस हो गया, ये सारे हमारे हो गया प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं प्रोडक्ट में चेक कर सकता हूं। प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोसेस के वो पैरामीटर जो मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान में ही मैं चेक कर सकता हूं, और हम कंट्रोल प्लान का इस्तेमाल प्रोडक्ट ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट में करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोडक्ट ऑडिट में इस्तेमाल किया जाता है और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोसेस ऑडिट में किया जाता है। अगर ब्रॉड लेवल में बताऊं तो डिटेल में बहुत सारी चीजें और भी हैं, तो क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग कंट्रोल प्लान समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोलता है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर द फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ए पार्ट, कंपोनेंट और असेंबली दैट आर डिस्क्राइब्ड ऑन ड्राइंग, जो कि ड्राइंग में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट के ओडी, आईडी, लेंथ, हाइट वगैरह हो जाएंगे। द कोर टीम शुड आइडेंटिफाई द स्पेशल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ए कंपाइलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज। अब इन्हीं प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो स्पेशल हो जाएंगे उनको हम यहाँ पर 20 वाले पॉइंट में आइडेंटिफाई करेंगे। ऑल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी लिस्टेड ऑन द कंट्रोल प्लान। तो कंट्रोल प्लान में क्या करेंगे, जितने भी मेरे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्रोडक्ट से रिलेवेंट हो या प्रोसेस से रिलेवेंट हो, प्रोडक्ट वाले को डालेंगे 18 में और 19 में लिखेंगे प्रोसेस वाले कैरेक्टरिस्टिक को। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या जो क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसे हम प्रोडक्ट को कहेंगे सीटीक्यू और इसको कहेंगे प्रोसेस वाले को सीटीपी, ठीक है। तो क्रिटिकल टू प्रोसेस, क्रिटिकल टू क्वालिटी हो जाएंगे। हालांकि इसमें दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगे, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है प्रोडक्ट वाले में जो प्रोडक्ट से रिलेवेंट रहेंगे, और उनमें से जो क्रिटिकल रहेंगे वो हो जाएंगे सीटीक्यू। उसके लिए आइडेंटिफिकेशन हमारा 20 वाले कॉलम में हो जाएगा, ठीक है ना। और 19 वाले पॉइंट क्या हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पैरेलली ऑलरेडी बता दिया है, ये हो जाएंगे प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसको हम इनपुट वेरिएबल भी कहते हैं, जैसे कि करंट, वोल्टेज, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह वगैरह, स्पीड, फीड वगैरह जो होता है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे यहाँ पर प्रोसेस में, ठीक है। और इनमें से जो क्रिटिकल वाले होंगे सीटीपी, उनको हमको यहाँ आइडेंटिफाई करना है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में। आगे क्या बोलता है, देयर कुड बी वन और मोर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्टेड फॉर ईच प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। अब हर एक प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक के लिए मल्टीपल प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओडी के लिए मैंने लिखा, ओडी लिखा मैंने प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, अब ओडी के लिए जो प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे यहाँ पर मल्टीपल हो सकते हैं। ओडी का इंपैक्ट किससे हो रहा है वो मैं लिख सकता हूँ, स्पीड हो रहा है, फीड हो रहा है, डेप्थ कट हो रहा है, जो भी है प्रोसेस पर डिपेंड करता है। अब सारे प्रोसेस का हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, तो किन किन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का किस किस प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स पर इंपैक्ट पड़ता है, वो सारे प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स हमको 19 में लिखना है ना। तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे 18 में और उससे रिलेवेंट प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे 19 में। हालांकि आगे बोलता है इन सम प्रोसेसेस वन प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में अफेक्ट सेवरल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के मल्टीपल प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। समझो कि लेंथ है, लेंथ को हम अलग अलग फैक्टर से, इनपुट फैक्टर से हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक इनपुट फैक्टर समझो कि स्पीड हो गया, तो स्पीड जो है मल्टीपल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंपैक्ट कर सकता है। ये समझाने के लिए बताया गया, कंट्रोल प्लान में आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं है। मतलब होता है कि जो हम प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम 18 वाला कॉलम लिखेंगे और 19 वाले में प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक को लिखेंगे, लेकिन एक प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक से मल्टीपल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक भी इंपैक्ट हो सकता है। और 20 में क्या आ जाएगा, 20 में आ जाएगा हमारा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए स्पेशल होगा उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आप ड्राइंग वगैरह देखें तो अलग अलग कस्टमर्स के अलग अलग सिंबल होते हैं। कोई जो होता है ऐसे करके राउंड आइडेंटिफाई करता है और ऐसे कर देता है कि अगर पूरा भरा हुआ रहेगा तो मेजर हो गया, उसका में 1/3 भरेगा तो कुछ और होता है, फिर हाफ भरा हुआ रहे कलर तो कुछ और मीनिंग होता है, 1/4 रहेगा तो कुछ इसका मतलब होता है। क्रिटिकल, मेजर, माइनर, इस तरह से अलग अलग करके आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ स्टार करके करते हैं आइडेंटिफाई, कुछ मे बी ट्रायंगल बना सकते हैं। तो अलग अलग तरह के सिंबल्स कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, ओईएम इस्तेमाल करते हैं अपने ड्राइंग में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपको देखना है कि क्या आप कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो सिंबल है आपको वही इस्तेमाल करना है या आपने सिंबल कन्वर्जन टेबल का बनाया हुआ है, मतलब अलग अलग कस्टमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए आपने अपना एक इंटरनल सिंबल बनाया हुआ है। क्योंकि कंट्रोल प्लान आपका सॉफ्ट फ्लोर के एम्प्लॉय इस्तेमाल करते हैं, तो अलग अलग कस्टमर के सिंबल अगर आप डालेंगे इसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बेटर होता है कि सारे कस्टमर का सिंबल आप ले लीजिए और अपना एक इंटरनल एक सिंबल क्राइटेरिया बना लीजिए और अपने कंट्रोल प्लान में वही सिंबल अपना इंटरनल वाला इस्तेमाल कीजिए ताकि सॉफ्ट फ्लोर के एसोसिएट्स कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट हो गया हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टॉलरेंस, यानी कि मैंने यहाँ पर जो प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक लिखा था, समझो यहाँ पर लिखा मैंने लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ जो है ये क्या इसका डायमेंशन है, तो ये हो गया 200 यहाँ पर आ जाएगा और टॉलरेंस कितना है ±0.5, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। समझो कि आपका आ जाएगा प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक में आ गया स्पीड। तो स्पीड क्या है, स्पीड जो है ये 300 आरपीएम, ठीक है। इस तरीके से जो यहाँ पर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक से या प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक उसका यहाँ पर स्पेसिफिकेशन और टॉलरेंस दोनों आ जाएगा 21 वाले कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गाइडलाइन क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशन टॉलरेंस में बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट। तो आपको ये कहां से मिल जाएगा टॉलरेंस वगैरह, इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट मतलब ड्राइंग वगैरह से आपको मिल सकता है। जैसे कि ड्राइंग हो गया, डिजाइन रिव्यू आपने जो किया हुआ एपीक्यूपी में, मटेरियल स्टैंडर्ड हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड का डेटा जो है, मैन्युफैक्चरिंग एंड और असेंबली रिक्वायरमेंट्स उससे भी निकल सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो आपका जो ड्राइंग होता है मेन सोर्स होता है जहां से कि आपका ये स्पेसिफिकेशन टॉलरेंस निकलता है। नेक्स्ट है 22 वाला कॉलम जो बात करता है इवोल्यूशन और मेजरमेंट टेक्निक, यानी कि हमने जो यहाँ पर लिखा लेंथ और यहाँ पर डायमेंशन लिखा 200 mm, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर लिखना है वर्नियर कैलिपर कितने लीस्ट काउंट वाला, डिजिटल वाला है या एनालॉग वाला है, तो आपको यहाँ स्पेसिफाई करना है मेजरमेंट टेक्निक, ठीक है ना। The column identify the measurement system being used, इसमें क्या आपका गेज हो सकता है, फिक्सर हो सकता है, टूल हो सकता है या टेस्ट इक्विपमेंट हो सकता है। टेस्ट इक्विपमेंट कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने डाला है टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखा है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए आप इवैल्यूएशन टेक्निक क्या इस्तेमाल करेंगे, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है ना। तो जो भी आपका टेस्टिंग फैसिलिटी रहेगी, इंस्ट्रूमेंट गेजेस रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसका अगर डिटेलिंग करना चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिए ताकि स्पेसिफिक कैपेसिटी का इंस्ट्रूमेंट गेज भी इस्तेमाल हो या रेंज का या लिस्ट काउंट का। और यहाँ पर फर्दर कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। द मेजरमेंट इक्विपमेंट इंटेंडेड टू बी यूज्ड शुड बी वेरीफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड शोइंग क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्वायर्ड स्कोप ऑफ मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। तो आप ध्यान दें कि जो भी आपने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट गेज का नाम लिखा है चेक कर ले पहले सही है, कैलिब्रेटेड होना चाहिए। और उन मेजरमेंट सिस्टम के लिए आपको एमएसए स्टडी करना जरूरी है ना, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। और एमएसए में आपको लिनियरिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी ये सारे स्टडी करने रिकमेंडेशन है, शुड बी परफॉर्म, है ना। शुड का मतलब है रिकमेंडेशन से कर ले तो अच्छा है, होना ही चाहिए वैसे। इंप्रूवमेंट टू द मेजरमेंट सिस्टम शुड बी मेड अकॉर्डिंग, ये भी शुड है, होना चाहिए। इंप्रूवमेंट भी करते रहे, कहने का मतलब है अगर आप अभी कोई एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या वेरिएबल कर सकते हो, मतलब बेटर तरीका आप इस्तेमाल करो ताकि आपका प्रोसेस पर कंट्रोल बेटर हो। नेक्स्ट हो गया हमारा 23 वाला पॉइंट, तो यहाँ क्या बोलता है, ये हमारा है सैंपल साइज, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी। मतलब हम जो यहाँ पर लेंथ चेक करेंगे और टॉलरेंस जो दिया है मुझे 200 mm दिया है, ±0.5 का है। इंस्ट्रूमेंट मेरा समझो कि है मेजरमेंट स्केल है, ठीक है,
पर लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि लेट्स से 5 नंबर्स पर आवर, हर घंटे में 5-5 पीस चेक करेंगे। तो साइज का मतलब हुआ कितना चेक करेंगे, 5 नंबर। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, हर घंटे में या हर शिफ्ट में, हर आधे घंटे में, जो भी रहेगा वो हो गया मेरा सैंपल साइज और फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। When sampling is required, is the corresponding sample size. सैम्पलिंग करना तो सैम्पलिंग प्लान का नंबर भी दे सकते हैं, सैंपल साइज डायरेक्टली लिख सकते हैं। और ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड जो है आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग प्लान का टेबल आपको इस्तेमाल करना है। आईएसओ के स्टैंडर्ड भी होता है सैम्पलिंग करने का। आईएस स्टैंडर्ड है IS 2500, ठीक है, 2500, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 एंड 2, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं सैम्पलिंग का इस्तेमाल करने के लिए। सैम्पलिंग प्लान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 23 वाला कॉलम। 24 हमारा हो गया क्या है, कंट्रोल मेथड। कंट्रोल मेथड में क्या हो जाएगा कि यहां पर आपने जो बोला है सैम्पलिंग करने के लिए हर 2 घंटे में 5 पीस चेक करना, 10 पीस चेक करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कंट्रोल करने के लिए हमारा सिस्टम क्या रहेगा, क्या मैं 100% इंस्पेक्शन करूंगा या मैं एसपीसी का इस्तेमाल करूंगा। एसपीसी का मतलब हो गया जैसे कंट्रोल चार्टिंग करते हैं, तो कंट्रोल चार्ट जैसे कि एक्स बार आर चार्ट होता है, एक्स बार आर चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, प्री कंट्रोल चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे तरह कंट्रोल चार्ट होते हैं, पी चार्ट होते हैं, सी चार्ट होते हैं, यू चार्ट होते हैं, एनपी चार्ट होते हैं। तो कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक तरीका हो गया हमारा कंट्रोल मेथड का। इंस्पेक्शन कर सकता हूं, उसमें भी 100% इंस्पेक्शन हो सकता है। एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन कर सकता हूं, वेरिएबल हो सकता है। ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता हूं, पोकायोके या मिस्टेक प्रूफिंग का इस्तेमाल कर सकता हूं। ये सारे जो सिस्टम्स हैं या सैम्पलिंग प्लान जो हो गया, ये सारे मेरे कंट्रोल मेथड है ना। अलग अलग पैरामीटर के लिए अलग अलग कंट्रोल मेथड हो सकता है, तो सभी के लिए आपको कंट्रोल मेथड वहां पे लिखना है। नेक्स्ट जो है 25 वाला पॉइंट, तो ये जो हो गया हमारा दोस्तों 25 और 26 जो है ये रिएक्शन प्लान का हिस्सा है। तो रिएक्शन प्लान वैसे पहले भी था, लेकिन एक ही कॉलम था, अब 2 कॉलम कर दिया। बोलता है कि रिएक्शन प्लान क्या एक्शन लोगे और कौन ओनर रहेगा, दोनों लिखो। अलग अलग कॉलम कर दिया है। तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि मैंने जो अलग अलग पैरामीटर लिखा हुआ चेक करने के लिए, चाहे तो प्रोडक्ट का या प्रोसेस का, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, abnormality होती है, जैसे कि स्पीड फीड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोडक्ट के डायमेंशन में मैंने लेंथ लिखा है इतना 20 प्लस माइनस 0.2, अब 0.2 के अंदर में नहीं आ रहा है, कंट्रोल चार्ट में कुछ abnormality दिख रही है ना। बहुत कंट्रोल चार्ट में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, वो गाय को ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो क्या रिएक्शन प्लान रहेगा, किसके लिए, वर्कर के लिए प्राइमरली। रिएक्शन प्लान क्या रहेगा वो आप बताइए। एक्शन कौन लेगा और क्या लेगा, दोनों डालना जरूरी है। तो एक्शन क्या होगा ये 25 वाले में आ जाएगा, कौन करेगा ये प्रोसेस ओनर आएगा। तो कौन में आपको टिपिकली लिखना है कि प्रोडक्शन का सुपरवाइजर, शिफ्ट इंचार्ज, क्वालिटी इंजीनियर, मेंटेनेंस का इंजीनियर वगैरह वगैरह, इस तरीके से, ठीक है ना। तो रिएक्शन प्लान में क्या हो जाएगा, मशीन को बंद करें, स्टॉप करें वगैरह वगैरह, है ना। क्या क्या लिखा हुआ देख लेते हैं इसको। The reaction plan specifies the corrective actions necessary to avoid producing NC product. NC product को रोकने से लिए, तो NC product को रोकने के लिए जो भी हम corrective action लेंगे उसको यहाँ पर specify करना है। The action should normally be the responsibility of people closest to the process. जो process में लोग involved है उनकी responsibility होनी चाहिए यहाँ पर action में, जैसे कि operator हो गया, job setter या setting करने वाला बंदा जो रहता है, supervisor हो गया, है ना। और ये साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। आगे बोलता है द ऑपरेटर शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट एज एप्लीकेबल। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट यानी कि एनसी प्रोडक्ट को हैंडलिंग करने के लिए ऑपरेटर रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। शुड है, रिकमेंडेशंस है। द ऑपरेटर शुड बी ट्रेन टू हैंडल डिफेक्टिव मटेरियल। आगे बोलता है ऑपरेटर जो है बंदे को ट्रेनिंग भी तो मिलना चाहिए और उसको पता भी होना चाहिए डिफेक्टिव मटेरियल होता क्या है, किस तरह के डिफेक्ट होते हैं और मुझे क्या करना है। जितना वो कर सकता है वो करेगा, नहीं तो क्या करेगा, मशीन को बंद करेगा, डिफेक्टिव मटेरियल को आइडेंटिफाई करेगा, सुपरवाइजर को बुलाएगा और वेट करेगा इंस्ट्रक्शन की। आपका गाइडलाइन है, आपको डिफाइन करना है, ठीक है ना। ट्रेनिंग रिकॉर्ड शुड बी शोइंग एविडेंस ऑफ सच ट्रेनिंग, मतलब ऑपरेटर के लिए जिसके लिए ट्रेनिंग वगैरह देना है उसका रिकॉर्ड्स भी आप अपने पास में रखें, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा हमारा फॉर्मेट। हमने 1 से लेके 26 तक सारे एलिमेंट को पढ़ लिया, समझ लिया है। मैं आशा करता हूँ इससे आपको कंट्रोल प्लान का जो फॉर्मेट है लेटेस्ट वाला जो है इसमें समझने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आसानी से कंट्रोल प्लान को बना सकते हैं।